अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा CSS। आज हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में तो हम सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अनथक मेहनत की और उनको फ़ादर ऑफ़ पाकिस्तान भी कहा जाता है, बानी पाकिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन उनकी जो लास्ट विल है उससे हमें क्या पता चलता है कायद-ए-आज़म कैसे आदमी थे और वो अपनी क्या लेगेसी छोड़ना चाहते थे और वो लोगों को क्या पैगाम देना चाहते थे या पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते थे। ये सारा कुछ हमें उनकी लास्ट विल से मिलता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन में और स्पेसिफ़िकली एजुकेशन के ऊपर अगर आपका एस्से आता है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कायद-ए-आज़म ने जनाब अपनी जो विल है वो 1939 में लिखवा दी थी और उस वक्त वो 63 ईयर्स ऑफ एज थे। ठीक है जी। और उसके बाद उसमें एक कोडाइसिल वो ऐड करवाया गया 1940 में। वो एक बेसिकली सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है कि विल को अगर चेंज करना है या थोड़ा बहुत अमेंड करना है तो उसके लिए। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कायद-ए-आज़म ने जो अपने वरसा का ख़्याल रखा या अपने जो नियर रिलेटिव्स हैं उनके लिए क्या क्या किया। आप सबको पता है जनाब कि कायद-ए-आज़म की जो सबसे नज़दीक थी वो थी फ़ातिमा जनाब। और उनके लिए कायद-ए-आज़म ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा है क्योंकि कायद-ए-आज़म ने अपनी विल में लिखवा दिया था कि पर मंथ मेरे जो दौलत है, मेरी वेल्थ है, उसमें से 2000 रुपये फ़ातिमा जनाब को मेंटेनेंस के लिए और उनके अखराजात के लिए दे दिए जाएँ। ठीक है जी। और इस चीज़ का आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 1942 में 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो सिर्फ 44 रुपये थी। ठीक है, 1942 में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 42 रुपये थी, 44 रुपये। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायद-ए-आज़म के कितने दिल के करीब थी फ़ातिमा जनाब और उनका कितना वो ख़्याल रखते थे। इसके अलावा फ़ातिमा जनाब के अलावा भी 4 और सिबलिंग्स थे कायद-ए-आज़म जिन्ना साहब के, लेकिन उनके साथ वो करीबी नहीं थे या बहुत ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं था। बट स्टिल उन्होंने उनके लिए भी 100 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ रखा है। ये भी आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगा। मैं इस आर्टिकल का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। यू कैन रीड इट इफ़ यू वांट टू। और उसके अलावा आपने नाम सुना हुआ है जी दीना वातिया, द डॉटर ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो उनके लिए भी कायद-ए-आज़म ने अपनी विल में हिस्सा रखा कि उनको 2 लाख रुपया एक सम उन्होंने सबमिट करवा दिया, जमा करवा दिया एक्चुअली डिपॉज़िट। और उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट रेट पे या 6% मुनाफे पे अगर आप देखें तो तकरीबन 1000 रुपया बनता है। वो पर मंथ मिस दीना को जाएगा और उनकी लाइफ टाइम तक। और बाद में जब उनकी वफ़ात हो जाएगी तो वो सारा पैसा उनके बच्चों, उनके नियर रिलेटिव्स जो हैं उनमें बांट दिया जाए या फिर अगर उनमें कोई भी नहीं है तो फिर वो वापस जिन्ना साहब की दौलत में वापस डिपॉज़िट करवा दिया जाए। ठीक है जी। ये तो हो गया कि जो उन्होंने अपने रिलेटिव्स का ख़्याल रखा उसके बारे में। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि जिन्ना साहब की जो मेन कंट्रीब्यूशन है अपनी विल में, जो मेन हिस्सा उन्होंने रखा है वो क्या है। वो जनाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके लिए कायद-ए-आज़म ने कहा कि इनको वन टाइम पेमेंट की जाएगी। वन टाइम पेमेंट मतलब एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ओनली वन टाइम। और वो कितना है, 3 इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वन टाइम पेमेंट की जाएगी और 3 ही ऐसे हैं जिनके लिए परपेचुअल बेनिफिट्स हैं या परपेचुअल बेनिफिशरीज़ ऑफ जिन्नाज़ वेल्थ। ठीक है जी। और जो वन टाइम पेमेंट है उनमें उन 3 में कौन कौन से हैं। अंजुमन इस्लाम स्कूल बॉम्बे में, उसके लिए 25,000 रुपया। इसी तरह अरेबिक कॉलेज ऑफ दिल्ली, उसके लिए भी 25,000 रुपये का गिफ्ट जिन्ना साहब ने कहा था कि ये इनको देना है। और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के लिए 50,000 रुपये का गिफ्ट जिन्ना साहब ने कहा कि मेरे नाम पे आप इनको दे दें। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे ने इस चीज़ पे एतराज़ किया और उन्होंने कहा जी कि अगर हम लेंगे डोनेशंस तो हम उसको एनोनिमस रखेंगे, हम आपका नाम रिवील नहीं करेंगे और वी वुड नॉट रिकग्नाइज यू एज़ द कंट्रीब्यूटर। तो ये ज़ाहिर है उस विल की स्पिरिट के अगेंस्ट था और काबिल कबूल नहीं था, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका। फिर आते हैं जी परपेचुअल बेनिफिशरीज़ पे। 3 परपेचुअल बेनिफिशरीज़ हैं। उसमें सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, फिर इस्लामिया कॉलेज पेशावर है और फिर एंड पे सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी है। तो बारी बारी उन पे आते हैं।
अब इस बारे में मसला ये है कि परपेचुअल बेनिफिशरीज़ के लिए सारी जो जिन्ना साहब की वेल्थ है उसको कैलकुलेट करना पड़ना था, जो उनकी अदायगियाँ हैं या उनके लाइबिलिटीज़ हैं वो अदा करके फ़ाइनल सम आपको चाहिए जी कि ये इतने पैसे जिन्ना साहब के वेल्थ के हैं या एस्टेट के हैं, उसको बेच दिया गया है और ये बाकी बचते हैं। ठीक है जी। तो उसमें काफ़ी लीगल प्रोसीडिंग्स भी थी, कुछ कबाहतें भी थी, वो सारा कुछ कर करा के तकरीबन 1980s में जाके ये मामला जो है फाइनली सेटल हुआ है। और आपको पता है कि जिन्ना साहब की जो टोटल वेल्थ थी वो ऑलमोस्ट 32.4 मिलियन रुपीज़ बनती है जब ये फाइनली सारा कुछ डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और सारे को पैसों में कन्वर्ट कर दिया या रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 32.4 मिलियन रुपीज़ बनती है, यानी कि 3.24 करोड़ रुपए। अब तीनों जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए अगर आप इक्वल हिसाब करें या इक्वल डिवीज़न करें तो 10.8 मिलियन या फिर 1 करोड़ 8 लाख रुपया पर इंस्टीट्यूशन ये जाना था। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जनाब अलीगढ़ में वाक़या है, कायम है, और वो इंडिया में है। आपको पता ही है कि वहाँ पे ये रिसेंटली प्रोटेस्ट भी हुए हैं कि जी जिन्ना साहब की पोर्ट्रेट क्यों यहाँ पे लगाई हुई है। एक तो ये चीज़ है। फिर जब पार्टीशन हो गई तो उसके बाद और ये सारा कुछ मामला वेल्थ वाला सारा सेटल हो गया, तो ये कहा गया कि जी पार्टीशन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुस्लिम कैरेक्टर है वो नहीं रहा। तो जो जिन्ना साहब ने जिस स्पिरिट में ये पैसे देने थे उनको, अब वो वर्क नहीं कर सकती, या फिर अब वो इट इज़ सिंपली अनवर्केबल, इट इज़ सिंपली नॉट फिजिबल फॉर अस टू डू दिस। ठीक है जी। तो इस मामले में फिर सिंध हाई कोर्ट ने कहा जी कि अगर आपने ये नहीं करना तो फिर आप कायद-ए-आज़म के नाम पे एक ट्रस्ट बना दें और उससे फिर बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिया करें पाकिस्तान में ही, और यही बाद में किया भी गया। दूसरे पे आते हैं जी कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर। इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो है वो फ्रंटियर रीजन में वाक़ है, और आपको पता है जी फ्रंटियर रीजन में एजुकेशन बहुत कम थी, और ये चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ इलाके लगते थे और माउंटेनस रीजन था, तो उधर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स बहुत कम थे और एजुकेशन को वैसे भी प्रमोट ज़्यादा नहीं किया जाता था। लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशन ऐसा था जो कि हायर एजुकेशन के लिए और मुस्लिम्स की अपलिफ्ट के लिए काम कर रहा था, और इसको कायम किया जी कि साहिबज़ादा अब्दुल क़य्यूम ने, और कायद-ए-आज़म इसके बहुत मोतरिफ़ थे और काफ़ी दफ़ा विज़िट भी किया, और यही वजह है कि कायद-ए-आज़म ने इसको भी परपेचुअल बेनिफिशरीज़ में रखा। और फिर जो अमाउंट इधर से कायद-ए-आज़म की एस्टेट से मिली है इस कॉलेज के लिए, उसमें से इस कॉलेज में लाइब्रेरी बनाई गई कायद-ए-आज़म के नाम पे, और अब उस लाइब्रेरी से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बुक्स आती हैं, लोग उधर बैठ के जो है ना हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, एवरीथिंग देयर इज़। तो ये अगेन एजुकेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बेनिफिशरी है जनाब सिंध मदरसातुल इस्लाम। इसको कायम किया गया जी 1885 में, और ये कायद-ए-आज़म इसमें पहले पढ़ते भी रहे, और इसको कायम किया था खान बहादुर हसन अली अफेंडी ने, और इन कोलैबोरेशन और विद सपोर्ट फ्राम सर सैयद एज़ वेल एज़ जस्टिस अमीर अली ऑफ कलकत्ता। ठीक है जी। तो बहुत नुमाया नाम है, और ये बड़ा एक फ़ेमस इंस्टीट्यूट है सिंध में। तो इधर से कायद-ए-आज़म ने भी पढ़ा, और फिर कायद-ए-आज़म ने उसका इसी एहसान को उतारने के लिए, या यूँ कह लें कि उसी इंस्टीट्यूट की खिदमत के लिए उसको एक परपेचुअल बेनिफिशरी के तौर पे अपनी विल में ठहराया, और जो अमाउंट इस इंस्टीट्यूट को जानी थी उसका जो एक बोर्ड था, क्योंकि बाद में ये मदरसा ख़त्म हो चुका था, तो उसके बोर्ड ने ये फ़ैसला किया कि यहाँ पे एक कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल बना दिया जाए। मलीर में एक्चुअली ये वाक़या है, और अब उधर से हर साल काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, फिर अगली क्लासेस में जाते हैं, और वो अपना एजुकेशन का सफ़र जारी सारी रखते हैं। तो ये थी कायद-ए-आज़म की लास्ट विल, जिससे हमें पता चलता है कि कायद-ए-आज़म डिड नॉट वांट एनीथिंग टू डू with dynastic politics, feudal politics, or you can say simply growing family business for the sake of monetary benefit. He simply wanted Pakistan to prosper with the help of education, with the help of an enriched human resource. और उसके लिए जो भी उन्होंने किया वो हमारे सामने है। वन टाइम ग्रांट्स भी हैं, उसी तरह फिर परपेचुअल बेनिफिशरीज़ भी हैं।
ये और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायद-ए-आज़म कितने अजीम आदमी थे कि उन्होंने आखिरी वक्त तक या फिर अपनी जो लास्ट विल है उसमें कौन से मेन हेडर्स रखे हैं और किस तरह उनको डिफ़ाइन किया। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।